बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम, जो बीएस नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट है। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। इंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास एक ग्लैंड्स का एक नेटवर्क है जो कि एक केमिकल्स को सिक्रीट करेंगे जिनको हम हार्मोन्स बोलेंगे। ये हार्मोन्स बदले में हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे और हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करेंगे। हमारे पास जो ग्लैंड जो है वो दो टाइप्स के होंगे, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होंगे और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगे। दोनों केमिकल सिक्रीट करेंगे, लेकिन एंडोक्राइन बॉडी के अंदर ही जो है वो उसका बाहर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो वो बॉडी के अंदर ही अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा। इस वजह से उसको डक्ट की ज़रूरत नहीं होगी और वो डायरेक्ट जो है वो ब्लड में अपने हार्मोन्स सिक्रीट कर लेगा। इस वजह से हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड का ताल्लुक आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ होता है। इस वजह से ये जो अपने केमिकल्स होते हैं ये एक डक्ट के थ्रू जो है ये सिक्रीट करते हैं, इसको तभी हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लैंड की। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस को, जिनको हम जो है हार्मोन्स बोलते हैं, तो ये जो है ये सिक्रीट करता है। हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। जिस तरह हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात की कि इनका ताल्लुक चूँकि आउटसाइड के साथ होता है, तो ये जो जितनी भी सिक्रीशंस इनकी होती हैं, यानी इनके जितने भी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं वो थ्रू डक्ट्स होंगे, ये डक्ट्स के बगैर नहीं होंगे। इनकी एग्जांपल में हमारे पास स्वेट ग्लैंड, सिलिवरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये इनके अपने अपने ग्लैंड्स हैं और अपने अपने केमिकल्स हैं, लेकिन ये डक्ट के थ्रू जो है वो अपने केमिकल्स को सिक्रीट करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये बॉडी के अंदर ही होता है, इसका ताल्लुक जो है बॉडी के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। इस वजह से ये जो अपने केमिकल्स होते हैं ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो उसको सिक्रीट कर देते हैं, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हेट्रोग्लैंड ग्लैंड जो है ये थर्ड टाइप ग्लैंड आती है। इसमें क्या होगा कि ये जो है हमारे पास एक्सोक्राइन फंक्शन भी करेगा और एंडोक्राइन फंक्शन भी करेगा, यानी इसके जो केमिकल्स होंगे वो डक्ट्स के थ्रू भी जो है वो कुछ केमिकल्स इसके डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट होंगे और कुछ केमिकल्स इसके डक्ट्स के जो है वो बगैर सिक्रीट होंगे। और जो पेंक्रियास है ये हमारे पास जो है हेट्रोग्लैंड है, पूरे बॉडी में जो है पेंक्रियास ही हमारे पास एक हेट्रोग्लैंड है। उसके बाद ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड होता है, किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, पेंक्रियास खुद एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसके बाद फीमेल्स में ओवरीज हैं और मेल में जो है वो हमारे पास टेस्टिस हैं। तो ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और ये सारे ग्लैंड्स जो है ये मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको चलाने के लिए, यानी उसको रन इन करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम मिलकर काम करते हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों को हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है वो एज कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम जो है वो स्लो होती है, क्योंकि वो हार्मोनल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है और नर्वस सिस्टम जो है वो इसी के साथ अटैच होता है, ये इसको ऑर्डर देता है, तो तभी जो है एंडोक्राइन सिस्टम अपने हार्मोन्स जो है ये सिक्रीट करता है और दोनों मिलकर जो है पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो चला रहे हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमने डायग्रामेटिकली थ्रू जो ग्लैंड्स पढ़े हैं ये वही ग्लैंड्स हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है कि जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये बेसिकली एक ब्रेन का पार्ट है। लेकिन चूंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा, एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है, और ये जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। और ये जो बाकी ग्लैंड्स हमने पढ़े जिसमें पीनियल बॉडी आ गई, थायराइड ग्लैंड आ गई, पैराथायराइड, जितने भी हमने ग्लैंड्स पढ़े जो ग्लैंड्स मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे हैं वो ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस से इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। तो इस वजह से हम हाइपोथैलेमस को भी जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा बोलते हैं। अब वो टिश्यूज और ग्लैंड्स जो कि उनका सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शन है, जिस तरह इससे पहले हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने रिस्पायरेटरी और नॉन
और नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शंस जो है वो पढ़े थे। इस तरह हमारे पास वो टिश्यूज और वो ग्लैंड जो डायरेक्टली एंडोक्राइन फंक्शन करेंगे, और फिर वो टिश्यूज और ग्लैंड जो एंडोक्राइन सिस्टम का या पार्ट नहीं होंगे या पार्ट होंगे लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम से अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है थाइमस ग्लैंड आता है, हार्ट, स्टमक, एडिपोज टिश्यूज एंड किडनी। ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनडायरेक्टली जो है एंडोक्राइन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम सेकेंडरी फंक्शंस बोलते हैं। अब हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स हमारे पास वो केमिकल्स होते हैं जो कि या सेल से या ग्लैंड से जो है बॉडी के एक पार्ट में सिक्रीट होते हैं और जाते हैं दूसरे पार्ट को इफेक्ट करते हैं। हमारे पास हार्मोन्स इतने पावरफुल हैं कि ये थोड़ी सी कंसंट्रेशन में भी जो है अगर बॉडी में रिलीज हो जाए तो वो हमारी बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। हमारे पास टोटल 50 डिफरेंट हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। अब जिन स्पेसिफिक सेल्स को ये टारगेट करते हैं, यानी हार्मोन्स जिस सेल्स को जो है वो इफेक्ट करने जाते हैं, वो हमारे पास टारगेट सेल होता है। और टारगेट सेल के जो है ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं, जिनमें जो है रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ अटैच होकर जो है वो अपना फंक्शंस करते हैं। डायग्राम के थ्रू ये वो सिक्रेटिंग सेल्स हैं, जिसने ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है ये वो हार्मोन है जो इस सिक्रेटिंग सेल ने जो है ये सिक्रेट किया है। अब ये हार्मोन जो है वो अपने टारगेट सेल पर जाएगा। ये हमारे पास टारगेट सेल है और ये उसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है। तो ये जो हार्मोन है ये जाएगा और उसी रिसेप्टर्स के साथ जो है ये अटैच हो जाएगा और अपना फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेगा। अगर कोई सेल जो है वो इसका टारगेट सेल नहीं है तो वो इसके जो है रिसेप्टर्स के साथ अटैच नहीं होगा। अब जो है हमारे पास इन हार्मोन्स को जो है आगे बढ़ाने में और इफेक्ट करने में हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आती है कम्युनिकेशन। यानी सेल्स के दरमियान में जो है वो कम्युनिकेशन होती है, और ये कम्युनिकेशन को कौन कंट्रोल करता है, यानी कौन रेगुलेट करता है? हमारा नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम। अब इस जो है हमारे पास बेहतर कम्युनिकेशन के लिए जो है ये दोनों सिस्टम जो है वो अपने डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स जो है वो सिक्रीट करेंगे, जो कि हम आगे बढ़ते हैं। अब होम्योस्टेसिस के बारे में बात की गई है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए बेसिकली होम्योस्टेसिस क्या है कि जब हम आउटसाइड के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो सही तरीके से फंक्शन कर सके। तो ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, होम्योस्टेसिस किस तरीके से मेंटेन होती है? बाय द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम। अगर आप लोगों ने इससे पहले नर्वस सिस्टम का चैप्टर नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाएं तो आपको वहां पर नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिटेल से पढ़ाया गया है। तो वहां पर जब आप लेक्चर ले लेंगे तो आपको यहाँ जो है इस लफ्ज़ की समझ आ जाएगी। तो ये जो दोनों सिस्टम मिलकर जो है होम्योस्टेसिस को मेंटेन रख रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसमें हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यानी पहले जो सिंपैथेटिक है वो बॉडी को स्ट्रेस जो है कंडीशन में लेकर चला जाएगा, फाइट और फ्लाइट हार्मोन फाइट और फ्लाइट कंडीशन में लेकर चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जो बॉडी को रेस्ट कंडीशन में लेकर आएगा। तो ये जो हमारे पास चेंजेस होती हैं ये बहुत रैपिड होती हैं। एज कम्पेयर टू इंडोक्राइन में हमारे पास जो है हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इनका जो प्रोसेस होता है ये स्लो होता है। अब कम्युनिकेशंस क्यों ज़रूरी है? ताकि होम्योस्टेसिस को मेंटेन रख सकें, डिवीजन और सेल डेथ को कंट्रोल कर सकें, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ अडॉप्ट कर सकें, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए को कंट्रोल कर सकें, और हार्मोन्स की रिलीज और प्रोडक्शन को और अदर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स को जो है वो मेंटेन रख सकें। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर सकें। तो ये हमारे पास ये वो पर्पजेज हैं जिसके लिए सेल्स जो है वो कम्युनिकेट करता है। अब सेल्स जो है किन तरीकों से कम्युनिकेट करता है, उसके लिए हमारे पास पहला जो प्रोसेस है वो होता है सेल टू सेल सिग्नलिंग। यानी ये जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है एक सेल से दूसरे सेल को जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन दे देता है। इसमें क्या होगा कि इसमें एक सब्सटेंस जो है एक सेल जो है एक सब्सटेंस को रिलीज करेगा और वही सब्सटेंस जो है दूसरा सेल उठा लेगा। इसकी इसीलिए इम्पोर्टेंस है
क्योंकि अगर ये सेल टू सेल सिग्नलिंग ना हो सेल्स के दौरान तो वो सेल जो होगा वो बागी हो जाएगा, यानी वो कैंसर सेल्स बन जाएगा और वो अपनी रेप्लिकेशन भी खुद करेगा और वो अपना फंक्शन भी जो है वो मिसमैच करना शुरू हो जाएगा और ये हमारे पास कैंसर सेल्स बन जाते हैं, जो कि मज़ीद आगे जो है एक क्लाइंट को, एक पर्सन को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि किन केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू हमारे पास जो है वो मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं, जिनमें हमारे पास जो है एंडोक्राइन सबसे पहले आता है। अब ये एंडोक्राइन जो है ये वो मैसेंजर्स होते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एक दूसरे को जो है वो यानी कि एक दूसरे को जवाब पहुंचाते हैं, जिसमें यहाँ पर जो है एंडोक्राइन को शो किया गया है कि ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है सिग्नलिंग सेल से जो है टारगेट सेल को जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। सेकंड हमारे पास है पैराक्राइन। पैरा का मतलब होता है बिसाइड या नियर, मतलब के नज़दीक, और क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन, यानी ये अपने इर्द गिर्द जो इसके पड़ोसी सेल्स होते हैं तो ये उनको जो है वो स्टिमुलेट करता है। दो सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन में, और एक सेल जो होता है वो दूसरे सेल्स को जो है यानी टारगेट सेल, सिक्रीट सेल से जो है टारगेट सेल्स को जो इंफॉर्मेशन मिलती है यानी जो सिग्नलिंग होती है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू होती है। दो सेल्स के दरमियान इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा हुआ है, तो ये उसके थ्रू जो है ये डिफ्यूजन हो रही है, जिसमें इम्यून सेल्स आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, हमारे पास हिस्टामिन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, तो ये उसके थ्रू करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली एंडोक्राइन सिग्नलिंग को जो है डिटेल से शो किया गया है, जिसमें ब्लड वेसल के थ्रू जो है वो सिक्रेटिंग सेल्स से टारगेट सेल्स तक जो है वो सिग्नल पहुंच रहे हैं। ये हमारे पास पैराक्राइन सेल्स हैं। अब ये एक दूसरे के साथ नज़दीक पड़े हुए हैं, इनके दरमियान में इंटरस्टिशियल स्पेस है और उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। उस फ्लूइड के थ्रू जो है वो एक सिक्रेटरी सेल से टारगेट सेल्स को जो है वो सिग्नलिंग मिल रहा है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जो हमने इसकी एग्जाम्पल में जो है हमने पढ़े थे, तो इसके बारे में कहते हैं कि ये हमारे पास जो है पैराक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, यानी ये जो है अपने नेबरिंग सेल्स को भी जो है सिग्नलिंग करता है और ब्लड के थ्रू भी जो है सिग्नलिंग करता है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल से रिलीज होता है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है बेसिक फंक्शन ये है कि ये स्मूथ मसल फाइबर्स जो होते हैं वेसल्स में, इनकी ये वेसो डायलेशन करता है। ये वेसो डायलेशन इसका जो है इसकी ये जो वेसो डायलेशन है ये इतना पावरफुल है, इतने इसके इम्पैक्ट हैं कि ये जो है एक लो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने से लेकर हमारे पास मेल में पेनिस इरेक्शन तक जो है वो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की बात हो रही है कि इसके इतने इफ़ेक्ट है, ये क्या करेगा, वेसो डायलेशन करेगा। तो जितने इन्होंने जो है एक रेंज बताई है कि ब्लड प्रेशर के लो होने से लेकर मेल के पेनिस से इरेक्शन तक जो है इसके जो है इतने ग्रेटर इफ़ेक्ट्स हैं। अब हमारे पास आता है ऑटोक्राइन्स। अब ऑटोक्राइन्स वो सेल्स होंगे कि वो खुद ही जो है वो खुद को स्टिमुलेट करेंगे, यानी वो अपने सिक्रेटरी सेल भी खुद होंगे और अपने टारगेट सेल भी जो है वो खुद होंगे और वो खुद को ही जो है सिग्नलिंग करके सिक्रेट करेंगे, जिसमें ल्यूकोट्राइन्स आ गए, जिसमें हमारे पास लिवर रीजनरेशन सेल्स हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, टिश्यू रीजनरेशन है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। तो ये हमारे पास ऑटोक्राइन्स है। ये जितने भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं हर एक केमिकल मैसेंजर की एग्जाम्पल, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें ऑटोक्राइन को जो है वो डायग्रामेटिकली शो किया गया है कि इसमें जो केमिकल्स जो है यानी जो इंफॉर्मेशन सिक्रीट हो रही है वो अपने ही सेल पर जो है वो जाकर रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो रही है और ख़ुद को खुद ही जो है वो सिग्नल्स दे रही है सिक्रीशन के लिए। इसकी जो है हमारे पास एक एग्जांपल है इंटरल्यूकिन 2। ये हमारे पास बेसिकली पार्ट है इम्यून सिस्टम का, जो कि रिलीज होता है हमारे पास हेल्पर टी सेल्स से। जब भी कोई इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो हेल्पर टी सेल्स इंटरल्यूकिन
टू को जो है वो रिलीज करते हैं। इंटरल्यूकिन 2 क्या करता है कि एक पैराक्राइन इफेक्ट करता है, यानी हेल्पर टी सेल्स ने इनको एक्टिवेट किया, ये अपने इर्द गिर्द सेल्स को जो है वो एक्टिवेट करेंगे। इसी के साथ ये एक एज अ ऑटोक्राइन इफेक्ट भी करेगा, यानी ये खुद को भी जो है स्टिमुलेट करेगा ताकि खुद भी ये तादाद में जो है वो बढ़ सके। तो ये हमारे पास, जिस तरह हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की बात की कि वो हमारे पास दोनों थे, यानी वो पैराक्राइन भी था और एंडोक्राइन भी था, इस तरह हमारे पास जो इंटरल्यूकिन 2 है वो हमारे पास जो है वो पैराक्राइन भी है और ऑटोक्राइन भी है। इसके साथ हमारे पास न्यूरोक्राइंस आता है। न्यूरोक्राइंस और जो पैराक्राइंस हैं, इन दोनों में हमारे पास जो है कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जो पैराक्राइंस है वो सेल्स के दरमियान में हो रहा है और जो न्यूरोक्राइंस होगा वो न्यूरॉन्स के दरमियान में होगा। इनका जस्ट सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी दोनों सेम है। तो जो न्यूरोक्राइंस होंगे वो उनकी एग्जांपल में हमारे पास आता है न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जो है वो इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे, जिनमें हमारे पास एसिटाइल कोलिन आ गया, डोपामीन आ गए। तो ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि नर्व टू नर्व जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब न्यूरो हार्मोन ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी ये वो स्पेशलाइज्ड न्यूरो हार्मोन्स हैं जो कि नर्व सेल से जो है ब्लड को जो है केमिकल्स ट्रांसपोर्ट करेंगे और फिर ब्लड के ज़रिए वो अपने टारगेट सेल्स तक जाते हैं, जिसमें ऑक्सीटोसिन आ गए, एडीएच आ गए, एंटी डायरोटिक हार्मोन हो गए, या जितनी भी हमारे पास हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स हैं या हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो सारे हमारे पास न्यूरो हार्मोन्स होते हैं जो कि सिग्नलिंग जो है नर्व सेल और ब्लड के दरमियान में करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, कि जो नोरेपिनेफ्रिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करेगा, यानी नर्व सेल टू अनदर नर्व सेल ट्रांसमिशन भी करेगा। इसके साथ साथ ये न्यूरो हार्मोन का काम भी करेगा, यानी ये नर्व सेल से ब्लड के थ्रू जो है टारगेट सेल्स तक भी पहुंचेगा। तो ये एमसीक्यूज के लिए इसको नोट कर लें। अब यहाँ तक हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स जो है ये एंड होता है। अभी हम साइनेप्टिक सिग्नलिंग के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो है नर्व फाइबर्स के जंक्शन में हमारे पास जो है सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? कि इसमें जो होता है एक सेल जो है केमिकल रिलीज करता है और वो केमिकल ट्रांसमीटर जो है वो दूसरा केमिकल यानी दूसरी जो सेल है वो उसको उठा लेता है, और ये जो है प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा होता है? जो नर्व फाइबर्स की जंक्शन होते हैं, और ये होल प्रोसेस हमारे पास साइनेप्टिक सिग्नलिंग या केमिकल साइनेप्स कहलाता है। अब जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, ये वो सिग्नलिंग, ये वो टाइप ऑफ सिग्नलिंग होगी जो टचिंग के थ्रू होगी, यानी इसमें सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है, लिपिड कंपोनेंट्स है, जो भी है, लेकिन वो मेम्ब्रेन पर जो है वो अटैच होंगे। ये इतने कैपेबल होते हैं कि ये जो है खुद ही एमिटिंग सेल्स जो है उसको भी इफेक्ट करते हैं, और जो हमारे पास इसके अपने सेल्स होते हैं तो ये उसके साथ भी जो है, यानी इनके जो नेबर सेल्स हो गए या इनके जो अपने सेल्स हो गए, तो ये दोनों को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। इनमें साइटोकाइंस और कीमोकाइंस इनकी एग्जांपल है। ये हमारे पास टच सेल मेम्ब्रेन के टचिंग के थ्रू जो सिग्नलिंग होगी वो जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग होगी। अब हमारे पास आता है इंट्रासेलुलर। जिस तरह हमने बात की कि ये नेबरिंग सेल्स को और अपने अंदर के सेल्स को भी जो है इफेक्ट करता है, तो जो अपने अंदर जंक्शंस में ये बॉन्ड बनाएगा दूसरे सेल के साथ, तो उसको हम इंट्रासेलुलर जंक्शंस बोलेंगे। इसमें बहुत सारे रास्ते आते हैं जिसमें सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक इसमें गैप जंक्शंस आता है, एक टाइट जंक्शंस और एक डिस्मोसोम्स आते हैं हमारे पास। इसमें जो हमारे पास टाइट जंक्शंस और डिस्मोसोम्स आते हैं, तो ये टाइट का मतलब ये है कि ये जो है ऐसी बॉन्डिंग करते हैं कि ये सेल जो है इनके दरमियान में किसी न्यूट्रिएंट्स की यानी किसी और
की गुंजाइश नहीं रहती। ये टाइट जंक्शन जो है ये कॉज करते हैं। डिस्मोसोम्स जो है ये स्ट्रॉन्ग एडिशंस यानी ये इतने होते हैं कि ये एक दूसरे के साथ मुकम्मल एडहेसिव टेप सा बना लेते हैं, एडहेशन शो करते हैं। अब इस टाइप के जो जंक्शंस हैं इनके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं और ये बॉडी के डिफरेंट प्लेसेस में पाए जाते हैं। तो इन दोनों की जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गैप जंक्शंस जो है वो इन दोनों की इम्पोर्टेंस जो है वो कम है। इस वजह से हम गैप जंक्शंस को जो है वो बहुत डिटेल के साथ पढ़ते हैं। गैप जंक्शन जो है ये तकरीबन 1.5 से 3 नैनोमीटर तक जो है डायमीटर में होते हैं और ये स्मूथ मसल, ये इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, एपिथेलियल और अदर सेल्स जिनके दरमियान में न्यूट्रिएंट्स जो है वो पास हो सकते हैं, तो ये वो सेल्स जो है वो गैप जंक्शन के थ्रू अटैच होते हैं। गैप जंक्शन की इम्पोर्टेंस ये है कि इनके दरमियान में हमारे पास जो है ये चैनल्स होते हैं। उन चैनल्स के थ्रू हमारे पास आयंस और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं। जो टाइट और जो डिस्मोसोम्स है इनके दरमियान में जो है एडिशन और स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, इसके दरमियान में न्यूट्रल्स जो हैं वो एक्सचेंज नहीं हो सकते। तो इस वजह से गैप जंक्शन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब इनके फंक्शंस क्या हैं कि एक तो इनमें चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, आयंस जो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1 किलो डाल्टन से कम है तो वो पास आउट हो सकते हैं। दूसरा, इसमें आयंस, ग्लूकोज वगैरह के साथ साथ केमिकल मैसेंजर्स भी एक्सचेंज होते हैं। दूसरा, ये एक्शन पोटेंशियल करता है जिसमें कार्डिक मसल्स हमारे पास, जिस तरह कार्डिक मसल में एक्शन पोटेंशियल होता है तो वो जो है गैप जंक्शंस जो है वो इसमें हेल्प आउट करता है। अब हार्मोन्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ा कि हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम में जो है सिक्रीट होंगे बॉडी के एक पार्ट में और जाएंगे बॉडी के दूसरे पार्ट में, टारगेट सेल तक अपने आप को पहुंचाएंगे और उसके रिसेप्टर्स पर अटैच हो जाएंगे। अब हाफ लाइफ किसको बोलते हैं? ये वो टाइम होता है जिसमें जो है अगर हम हार्मोन के हाफ लाइफ की बात करते हैं तो ये वो टाइम होगा जो कि एक हार्मोन को चाहिए होगा ताकि वो ब्लड से जो है वो हाफ जो है वो रिमूव हो जाए। तो जो हाफ रिमूव हो जाएगा और हाफ रह जाएगा और वो कितने टाइम में हुआ तो वो हाफ लाइफ कहलाता है। जो ग्रोथ हार्मोन है इनकी जो हाफ लाइफ होती है ये जो है 6 to 20 मिनट्स होती है। ये एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करना। ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं यानी ये जल्दी जो है ख़त्म हो जाते हैं। इनके कंट्रास्ट में जो हमारे पास आईजीएफएस है यानी ये जो है हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये भी हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स के साथ ही जो है वो सिक्रीट होते हैं, लेकिन इनकी हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है और जो है यानी 20 घंटे होती है और इनका काम भी जो है बोन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो इसलिए जो इसका इफेक्ट होता है वो एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ हार्मोन ये प्रोलॉन्ग होता है यानी क्योंकि इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है। अब हार्मोन रिसेप्टर्स का जो है जो कि हमने बात की कि सिक्रीटिंग सेल से हार्मोन जाता है टारगेट सेल के पर और उसके रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जो टारगेट सेल्स होते हैं तो उनमें जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं तो वो अपने हार्मोन्स को रिकॉग्नाइज करने में यानी उसको पहचानने में जो होते हैं वो मदद करते हैं जो रिसेप्टर्स होते हैं और इनका ताल्लुक की लॉक रिलेशन, जिस तरह हर ताले की अपनी चाबी होती है, इसी एग्जाम्पल को लेकर इन्होंने हार्मोन की एग्जाम्पल दी है कि जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, जो स्पेसिफिक टारगेट सेल होता है वही अपने हार्मोन का जो है वो इंतज़ार करता है। रिसेप्टर्स हमारे पास जिस तरह सेलुलर प्रोटीन्स वगैरह इस तरह बनते हैं तो रिसेप्टर्स भी जो है ये कॉन्स्टेंटली बनते जाते हैं और टूटते जाते हैं। तो जो टारगेट सेल होता है ये इनके हमारे पास तकरीबन 2000 से 1 लाख तक जो है रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एक पार्टिकुलर हार्मोन के लिए। इसमें वही डायग्राम है जो कि हमने पीछे भी एक्सप्लेन किया है कि इसमें
हार्मोन आएगा टारगेट सेल के साथ जो है वो अटैच होगा। इसमें हर रिसेप्टर जो है वो अपने हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होगा। जिस तरह जो है हमारे पास हर एक लॉक का की जो है वो उसके लिए स्पेसिफिक होता है, इसलिए हर टारगेट सेल जो है वो अपने हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होगा। अब टारगेट सेल्स हैं तो ये अपने हार्मोन्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को एडजस्ट भी कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो जो टारगेट सेल्स होते हैं वो अपने रिसेप्टर्स को डिक्रीज कर देते हैं। इस इफेक्ट को हम डाउन रेगुलेशन बोलते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर जो है वो सेल्स ऑफ द टेस्टिस हैं, इन्होंने जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ ये एक्सपोज्ड हुए हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये टेस्टिस के जो सेल्स होंगे ये इनके ऊपर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं ये उनको डिक्रीज कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रोसेस को हम डाउन रेगुलेशन बोलते हैं। इसमें जो है एक टारगेट सेल जो होता है लेस सेंसिटिव हो जाता है, यानी उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। अब अगर एक हार्मोन जो है उसकी कमी आ गई है, डेफिशिएंट हो गया है, रिसेप्टर्स ज़्यादा चाहिए, तो अब इस मामले में जो टारगेट सेल्स होंगे वो अपने रिसेप्टर्स को जो है वो इंक्रीज कर लेंगे। ये फिनोमेना हमारे पास अप रेगुलेशन कहलाता है, जो कि टारगेट सेल्स को जो है हार्मोन के लिए बहुत सेंसिटिव कर देगा। अब हार्मोन एक्शंस को अगर हम ओवरव्यू दें तो जब हार्मोन जो है वो अपने टारगेट सेल पर आता है, उसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होता है, उसके साथ अटैच हो जाता है। तो अब ये उसकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा, केमिकली या मेटाबॉलिकली रिएक्शंस काज करेगा। अब हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं, जिसमें स्टेरॉयड हार्मोन्स है, पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स हैं और डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड है, जो कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन वगैरह। ट्रिप्टोफैन ये हमारे पास अमाइनो एसिड से मिलकर जो हार्मोन्स होते हैं ये उनके बारे में जिक्र है। तो ये जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, और जो लिपिड बेस्ड हार्मोन होते हैं इनके लिए जो है सेल के अंदर रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद रहते हैं। अब स्टेरॉयड हार्मोन्स में हमारे पास कौन से हार्मोन्स आते हैं, जिसमें अल्डोस्टेरोन है, कोर्टिसोल है, कोर्टिकोस्टेरोन है, या जितने भी आपको स्लाइड पे नजर आ रहे हैं ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से डिराइव हुए हैं। प्रोटीन हार्मोन्स में जितने भी हम हार्मोन्स पढ़ते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन आ गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जितने भी हार्मोन्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये सारे प्रोटीन हार्मोन्स के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ये वो हार्मोन्स हैं यानी डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन हमारे पास एक एमाइनो एसिड है, उसकी जो है स्ट्रक्चर से डिराइव किए गए हार्मोन है ये, जिसमें T3 और T4 आते हैं। T3 T4 ये हमारे पास थायराइड स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं, जिनको हम डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे। तो ये थायराइड ग्लैंड से जो है ये सिक्रीट होता है। फिर इसमें हमारे पास एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, ये भी हमारे पास बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं। अब हार्मोन एक्शन के मैकेनिज्म क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन को जो है वो अल्टर करेंगे, यानी उसमें चेंजेस लेकर आएंगे। इंट्रासेलुलर एंजाइम जो हमारे पास है उसको एक्टिवेट करेंगे और जीन्स पर जो है वो एक्ट करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपने केमिकल्स को सिक्रीट करेंगे। इसमें पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड है और एड्रिनल ग्लैंड है। अब इसके एडिशन में बहुत से ऑर्गन्स और टिश्यूज इस तरीके से हैं जो कि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो नहीं है, लेकिन वो उनमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जिसमें हमारे पास हाइपोथैलेमस, थाइमस, ओवरीज, टेस्टिस, प्लेसेंटा, किडनीज, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जितने भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं तो ये हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन, यानी ये एंडोक्राइन सिस्टम का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन ये उसको इफेक्ट कर रहे हैं, ये उसको मदद दे रहे हैं।
ये हमारे पास हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स का जो है एक चार्ट सा इन्होंने बनाया है कि किस तरीके से हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और अपने जो उनका जो टारगेट सेल्स होते हैं तो ये उन तक पहुंचते हैं। इसमें इन्होंने ग्रोथ हार्मोन्स का जिक्र किया है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का इन्होंने जो है वो सिक्रीशन इन्होंने डिटेल से के साथ बताई है। इस एक एक हार्मोन को जो है वो फिर हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे इनके ग्लैंड्स के साथ। तो अभी हम अपने पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास हाइपोथैलेमस के साथ ही एक ग्लैंड होता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक एंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है। अब हम वो हार्मोन्स पढ़ेंगे जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है ये सिक्रीट होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। फैट्स और हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर इंक्रीज हो जाए तो ये उसकी ब्रेक डाउन करता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो बोन्स और स्केलेटल मसल्स है, क्योंकि ये ग्रोथ में जो है वो हेल्प करता है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है हमारे पास थायराइड ग्लैंड की जो है ग्रोथ और यानी उसको एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है और उसको कहता है कि आप T3 और T4 को सिक्रीट करो जब भी उनकी ज़रूरत हो। अब जो T3 और T4 है ये हमारे पास जो BMR रेट होता है, यानी जितना कैलोरीज हम जो फूड लेते हैं और उससे हम जितना कैलोरीज गेन करते हैं और फिर उस कैलोरीज को जब हम बॉडी फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं तो वो BMR रेट कहलाता है। तो जो T3 और T4 है इसके दो प्राइमरी फंक्शन है, एक BMR रेट को डिटरमाइन करना और एक नॉर्मल ग्रोथ को जो है उसको प्रमोट रखना, यानी उसको मेंटेन रखना, जिस तरह ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट कर रहा है। एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये जो है हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स को जो है स्टिमुलेट करता है ताकि वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को जो है सिक्रीट कर सके। प्रोलैक्टिन, ये जो है बेसिकली जो है ब्रेस्ट टिश्यूज में का जो है उसको स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास हार्मोन है। तो ये क्या करेगा कि ये मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। इसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब नाम से ही जाहिर है कि इसकी जो स्टिमुलेशन होगी वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे होगी, यानी ये स्टिमुलेट करेगा टेस्टिस में जो है स्पर्म की प्रोडक्शन को, और फीमेल में जो है ये स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन को, ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट कर सके। उसके साथ साथ जो है हमारे पास ओवरियन फॉलिकल्स की मैच्योरेशन भी करता है ताकि ये ओवल्यूशन काज कर सके। तो FSH का मेल एंड फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर है। उसके बाद हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली जो है ओवल्यूशन फेज को जो है उसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, यानी फीमेल में जो है ये ओवल्यूशन जो है वो काज करता है। और साथ साथ जो है हमारे पास जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको इंड्यूस करता है, बोथ मेल एंड फीमेल। इसके साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो है वो मेल के पेनिस इरेक्शन में भी जो है इसका एक बहुत अहम किरदार है। इसके साथ हमारे पास आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में कहते हैं कि ये हमारे पास ऑक्सीटोसिन और ADH दो हार्मोन्स को जो है ये सिक्रेट करता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पे एक हार्मोन है जो सिक्रेट होता है जब एक फीमेल जो है एक बच्चे को बर्थ दे रही होती है, तो उस टाइम पे ये स्टिमुलेट होता है। ये स्मूथ मसल्स और जो हमारे पास यूट्रस मसल्स होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, तो ये बेबी बर्थ में जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बेबी जो है वो आसानी के साथ मदर के जो है वो मदर से जो है वो बाहर हो जाए, यानी ये चाइल्ड बर्थ में जो है वो हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो है ये लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, यानी ये वो उन मसल्स को भी स्टिमुलेट करता है ताकि मिल्क प्रोडक्शन जो है ये स्टार्ट हो जाए। उसके साथ हमारे पास आता है ADH हार्मोन, या इसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। वेसोप्रेसिन यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये इसका मेन इफेक्ट होता है यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करना।
यानी डायूरेसिस एक हमारे पास प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी से लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है वो प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ये उसको स्टॉप करने के लिए जो है सिक्रीट होता है। ये कन्वोलेटेड टिब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स पर जो है एक्ट करता है हमारी किडनीज पर। उसकी वजह से वाटर की परमिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और जो ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये जब हम यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इस प्रोसेस को जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी इस सब्जेक्ट के लिए आप लोग सिर्फ इतना इसका फंक्शन याद कर लें और इसके इफ़ेक्ट्स याद कर लें कि इसका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद ये जो हमारे पास हमने हार्मोन्स पढ़े हैं, ये बुक से मैंने एक पिक्चर ली है ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ सके। इसमें जो है हमारे पास उन हार्मोन्स को क्लियर किया गया है कि ये हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं, उसके बाद इंटीरियर पिट्यूटरी से जो है कौन से हार्मोन्स सिक्रीट हो रही हैं और इनका फिर टारगेट ग्लैंड क्या है। ये जो नीचे दिए गए हैं ये इन्हीं की एब्रीवेशन है। अगर किसी बच्चों को एब्रीवेशन नहीं आती तो वो जो है यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें जिस तरह इसमें इन्होंने जो है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस से आता है, फिर उसके बाद ग्रोथ हार्मोन है और इन दोनों का टारगेट जो है हमारे पास मोस्ट टिश्यूज और मेनी ऑर्गन्स है, यानी इनके जो है मल्टीपल फंक्शंस हैं। तो आप लोग इस पिक्चर को संभाल के रखिए और ये आप लोग अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास हम वैसोप्रेसिन और एडीएच के रिसेप्टर्स की जो है वो हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह हमने कहा कि इसका जो मेन इफेक्ट होता है वो यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करना होता है। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स शामिल होते हैं। एक V1 रिसेप्टर जो कि हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स पर होंगे। अब ये क्या काज, ये वेजो कंस्ट्रक्शन काज करेंगे। दूसरा हमारे पास V2 रिसेप्टर्स है। अब जो पिछला हमने जो फंक्शन पढ़ा है एडीएच का, जो हमने इसका मेन काम पढ़ा है, तो वो बेसिकली इसके V2 रिसेप्टर्स होते हैं, वो संभालते हैं क्योंकि वो रीनल ट्यूब्यूल सेल्स में हमारे पास V2 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डायूरेसिस यानी जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यानी वाटर जो है हमारी बॉडी में प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो है ये सिक्रेट होगा। इसके नतीजे में वाटर परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब होना जो है वो शुरू हो जाएगा। इसमें हमारे पास V2 लाइक रिसेप्टर्स हैं जिसको हम एक्स्ट्रा रीनल V2 लाइक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है रीनल ट्यूब्यूल के साथ साथ, यानी ये जो है V2 रिसेप्टर्स के ही जो है एक टाइप में आते हैं, लेकिन ये जो है कोगुलेशन फैक्टर्स में जो हमारे पास कोगुलेशन फैक्टर 8 है और वाइल्ड ब्रांड फैक्टर है, ये दोनों हमारे पास कोगुलेटिंग फैक्टर्स हैं कि अगर किसी को ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है तो ये फैक्टर्स जाके उस ब्लड कैपिलरीज जाकर वहाँ पर उस ब्लड को जमा देती हैं, स्टॉप कर देती हैं। तो ये जो हमारे पास V2 लाइक रिसेप्टर्स है, इनकी जो एक टाइप है वो कोगुलेशन फैक्टर पर भी है। इसके बाद हमारे पास आता है डायबिटीज़ इंसिपिडस और नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस। ये हमारे पास बेसिकली वो कंडीशंस होती हैं जो हमारे पास वेसोप्रेसिन हार्मोन के इंक्रीज डिक्रीज से जो है ये काज होती हैं। हमारे पास जो एडीएच है यानी जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये जो है हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस्ड होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है स्टोर होता है तब तक जब तक इसकी ज़रूरत ना हो। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि एडीएच के जो है इंक्रीज और डिक्रीज से जो है ये कॉज होती है। इसमें हमारे पास मज़ीद 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस आते हैं। इसमें हमारे पास आता है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो हमारा हाइपोथैलेमस है या जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये डैमेज हो जाता है और इसमें जो एडीएच है उसकी जो सिक्रीशन होती है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। ये ट्रॉमा केसेस में हमारे पास ज़्यादातर होता है क्योंकि उसमें हेड इंजरी हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से जो वेसोप्रेसिन है वो मुकम्मल बंद हो जाता है, तो इससे सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस काज हो जाता है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ ये तब होता है जिसमें वेसोप्रेसिन तो मौजूद होता है लेकिन इसमें किडनीज इतनी कैपेबल नहीं होती कि उसकी तरफ वो रिस्पॉन्स शो करें। और डिप्सोजेनिक ये हमारे पास वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो थर्स्ट मैकेनिज्म होता है यानी बॉडी का
जो थर्स्ट मैकेनिज्म हो जाता है उसमें ख़राबी आ जाती है। तो इसमें जो है बॉडी को लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से वो एडीएच के कंट्रोल से जो है वो बाहर हो जाता है और उसको डिप्सोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ ये रेयर होती है, ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये हमारे पास प्रेगनेंसी के टाइम एक मदर की बॉडी में जो होती है, क्योंकि इसमें जो फीटस के जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो मदर की बॉडी के, तो इसमें मदर की बॉडी का जो वेसोप्रेसिन है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब नॉकटर्नल इन्यूरेसिस क्या होती है? ये हमारे पास एक इनवॉलंटरी यूरिनेशन होती है। ये अक्सर जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है और अडल्ट में भी जो है अडल्ट में जो है बहुत कम है, लेकिन उनमें भी जो है पाई जाती हैं। इसमें क्या होती है कि इसमें हमारे पास जो है इनवॉलंटरी, यानी इसमें जो पर्सन होता है वो अपनी यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो मतलब कि वो उनके जो यूरिन ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन उनमें जो है उनके मसल्स वीक हैं, उनके एडीएच जो है उनमें प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो अपना यूरिन है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अब अगर यूरिनेशन जो है वो दिन के टाइम पर भी हो रही है तो उसको हम डायअर्नल इन्यूरेसिस बोलते हैं, यानी वो डे एंड नाइट जो है दोनों में वो अपनी यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और अगर वो डे टाइम में अपनी यूरिनेशन कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर रात को वो सोता है और जो उसकी इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो जाती है तो उसको हम नॉकटर्नल इन्यूरेसिस बोलते हैं। अब हमारे पास जो है थेराप्यूटिक यूजेस क्या है? जो हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिडस है, पिट्यूटरी डायबिटीज़, उसकी जो डोसेज है वो डिस्मोप्रेसिन है। 0.1 से 0.2 मिलीग्राम हम देते हैं, 2 या 3 से डोजेज में हम उसको डिवाइड करके देते हैं। एज अ नेजल स्प्रे भी हम दे सकते हैं और एज अ ओरल टैबलेट भी। ये बेसिकली जो है हमारे पास उन डिजीज़ेज़ जो हमने डिसऑर्डर पढ़े, ये उनके लिए जो है वो हमने कुछ मेडिसिन उन्हीं से जो है वो डिराइव किए हैं, जिसमें हमारे पास नॉकटर्नल इन्यूरेसिस के लिए बेड टाइम डिस्मोप्रेसिन थेरेपी दी जाती है या नेज़ल के थ्रू या ओरल एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं। इसके अलावा वेसोप्रेसिन इन्फ्यूजन देते हैं, जो कि इसोफेजियल वेरिकल ब्लीडिंग, ये हमारे पास एक ऐसी ब्लीडिंग होती है जो इसोफेगस के जो है वो मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है। ये एक अपने अंदर खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम अडल्ट नर्सिंग में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे इंटेस्टिनल और इसोफेजियल हमारे पास डायवर्टिकुलर ब्लीडिंग और वेरिसिल ब्लीडिंग के लिए जो है इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कोगुलोपैथी की ट्रीटमेंट क्या है कि डिस्मोप्रेसिन जो है वो हमारे पास जो क्लोटिंग फैक्टर हीमोफीलिया ए है वोन विल्ड ब्रेन डिजीज़ के लिए, ये वोन विल्ड ब्रेन डिजीज़ ये वो फैक्टर है जो क्लोटिंग फैक्टर है, उस वो डिजीज़ वो फैक्टर के एब्सेंट होने पर जो डिजीज़ काज होती है उसको हम वोन विल्ड ब्रेन डिजीज़ बोलते हैं। तो ये जो डिस्मोप्रेसिन है इसको हम उसके लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये किडनीज के ऊपर पाए जाते हैं। इनमें एक कॉर्टेक्स होगा और एक मेड्यूला होगा। जो अपर पार्ट होगा वो कॉर्टेक्स होगा, जो इनर होगा वो मेड्यूला कहलाएगा। अब वो हार्मोन्स जो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं उनमें हमारे पास एडिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, या इसको हम एडिनल कॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं या कोर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं। जो नाम जो है आपके सामने आ जाए तो आपके उनको पहचानना होगा कि किस हार्मोन की बात हो रही है। उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो है 3 जोन्स होते हैं, यानी इसके 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं और इन 3 मेम्ब्रेन्स से जो है वो अलग अलग जो है वो हार्मोन्स मिनरल्स या एलिमेंट्स जो हैं वो सिक्रीट होंगे। जो हमारे पास सबसे आउटर जोन है उनको हम जोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं। अब ये मिनरलो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को सिक्रीट करते हैं जिसको हम अल्डोस्टेरोन बोलते हैं।
उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट यानी जो दरमियानी लेयर है, इसको हम फेसिकुलेटा बोलते हैं। ये सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसको हम कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन बोलते हैं। और आते हैं इनर जोन में, जिनको हम रिजोना रेटिकुलरिस बोलते हैं, जो कि एड्रिनल एड्रोजेंस को सिक्रीट करता है, जिसको हम डिहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन DHEA जो है वो हम कहते हैं। अब हम एड्रिनल मेड्यूला की बात करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के जो है बिल्कुल इन साइड पर हमारे पास एड्रिनल मेड्यूला होता है, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अपना परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को यूज़ करते हुए जो है बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में ले जाता है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो ये बेसिकली एड्रिनल मेड्यूला का जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ जो है वो रिलेटेड फंक्शन है। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स के याद रखने के लिए आप लोगों ने 3S याद रखने हैं: शुगर, साल्ट, सेक्स। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उसका शुगर आता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये बेसिकली हमारे पास जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करता है। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये मिनरल्स के इम्बैलेंस को, यानी साल्ट हो गया, इस तरह के इम्बैलेंसेस को कंट्रोल। एंड्रोजेंस जो है ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करने में और बाकी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें जो है वो हेल्प करता है। अब हमारे पास आता है पेंक्रियाटिक आइसलेट्स। अब ये हमारे पास जो है ये वो हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है, जो कि एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। अब एंडोक्राइन पेंक्रियास यानी ये एंडोक्राइन एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म करता है, इसके पेंक्रियाटिक स्लेट्स होते हैं, जिसको हम स्लेट्स ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं। ये हमारे पास ये वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं पेंक्रियास के, जो कि हमारे पास एंडोक्राइन हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। जो पेंक्रियाटिक हार्मोन्स होते हैं, अब ये चूंकि एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये अपने हार्मोन्स जो है वो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करेंगे, जो कि पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होंगे। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आती हैं, जिसमें अल्फा सेल्स, बीटा और डेल्टा सेल्स आता है। अल्फा सेल्स हमारे पास ग्लूकेगॉन को सिक्रीट करता है, जो कि ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। बीटा सेल्स जो है ये मोस्ट एबंडेंटली सिक्रीट होता है, जो इंसुलिन को जो है सिक्रीट करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। अगर बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो गया है तो उसके नतीजे में ग्लूकेगॉन सिक्रीट होगा, और अगर बॉडी का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है तो उसके नतीजे में जो है बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होगा। डेल्टा सेल जो कि सोमेटोस्टेटिन, जो जिसको हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन भी बोलते हैं, ये वो सिक्रेट होता है। ये बेसिकली इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों की सिक्रीशन को जो है इनहिबिट करता है, क्योंकि ये हमारे पास जो है ग्रोथ हार्मोन जो हो रहा है ये बेसिकली उसका इनहिबिटरी हार्मोन होता है। तो ये उसको इनहिबिट करने के साथ साथ जो है ये हमारे पास इन दोनों यानी इंसुलिन और ग्लूकेगॉन की सिक्रीशन को भी इनहिबिट कर देगा। पीनियल ग्लैंड ये हमारे पास जो है ब्रेन में ही जो है हमारे पास एक छोटा सा ग्लैंड है, थर्ड वेंट्रिकल के साथ जो है ये अटैच है, और ये जो है टर्मिनेट होता है हाइपोथैलेमस में। पीनियल ग्लैंड 10 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है, और इसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल होता है। अब हमारे पास ये जो ग्लैंड होता है ये यानी एट्रोफी में चला जाता है प्यूबर्टी के बाद, और हमारे पास फिर लेटर लाइफ में जो है कैल्सिफाइड हो जाता है। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्यूबर्टी के बाद जो है ये अपना काम जो है ये बंद कर देता है, फिर लेटर लाइफ में जो है ये दोबारा से कैल्सिफाइड हो जाता है। ये 24 आवर्स के दरमियान में जो है फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट का मतलब ये है कि ये जो है या तो बिल्कुल हाईएस्ट पे चला जाता है और फिर लोएस्ट पे आ जाता है। जो रात के टाइम जो है ये इसका जो लेवल होता है वो हाईएस्ट होता है, और जो दिन के टाइम इसका जो लेवल होता है वो लोएस्ट पे चला जाता है।
इसके फंक्शन को जो है आज तक इसके फंक्शन को जो है सही तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड यानी नहीं समझा गया है, लेकिन इसका जो है प्राइमरी फंक्शन मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करना है। ये हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि अगर ये किसी की बॉडी में मेलाटोनिन अगर उसके स्किन में ज़्यादा है तो वो उसका जो स्किन कलर होगा वो फेयर होगा, और अगर मेलाटोनिन लेवल जो है वो कम है तो उस पर्सन की जो स्किन होगी वो डार्क पिगमेंटेड होगी। इसके साथ साथ ये हमारे पास सर्केडियन रिदम यानी जो हमारे स्लीप अवेक साइकिल्स हैं ये उनको जो है वो कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ जो है ये जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स जो है प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ उनकी ना स्टार्ट हो जाए तो ये उनको इनहिबिट रखता है, यानी ये जो है उनको गोनेडोट्रोपिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज और सिंथेसाइज करने से जो है वो प्रिवेंट करता है। फिर प्यूबर्टी के बाद इसकी एट्रोफी हो जाती है और फिर लेटर लाइफ में ये दोबारा से जो है कैल्सिफाइड होता है। अब थायराइड ग्लैंड की हम बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड में हमारे पास 2 लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होगा और एक लेफ्ट लोब होगा। इसकी जो टोटल वेट है वो 15 टू 20 ग्राम्स है हमारे पास। ये अब क्या हार्मोन सिक्रिएट करेगा, पहले आएगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को यानी स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो है वो टीआरएच के जरिए एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है ऑर्डर करेगा, उसके टीएसएच को स्टिमुलेट करेगा कि आप स्टिमुलेट करें टीएसएच को। फिर वो टीएसएच जाकर जो है थायराइड ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करेगा ताकि वो T3 और T4 को जो है वो सिक्रीट करें। ये डायग्रामेटिकली शो किया गया है कि यहाँ से हाइपोथैलेमस से टीआरएच आया और उसने एंटीरियर पिट्यूटरी पे जो है वो एक्ट किया। उसकी वजह से क्या हुआ हमारे पास कि जो थायराइड है वो उसने टीएसएच जो है वो सिक्रीट किया। फिर वो टीएसएच जो है वो आया थायराइड पर और उसने उसको बोला कि आप T3 और T4 को जो है वो रिलीज करो। तो हमारे पास जो है जो T4 है इसको हम मज़ीद T3 और RT3 में जो है वो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और ये फिर पेरिफेरल टिश्यूज़ में जाता है। और अगर ये जो है हमारे पास अबांडेंस नंबर में हो जाए यानी ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होगा कि ये ब्रेन को सिग्नल्स करेगा, तो उसके बाद जो है हमारे पास इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो सिक्रेट हो जाएगा और इसकी जो प्रोडक्शन होगी ये स्टॉप हो जाएगी। अब थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं जिसमें हमारे पास टेट्रा आयोडोथायरोनिन, सिंपल इसको हम T4 बोलते हैं या थायरोक्सिन बोलते हैं, और या T3 है जो ट्राई आयोडोथायरोनिन है यानी T3 हम इसको बोलते हैं, और एक हमारे पास है कैल्सिटोनिन। इसका सिर्फ फंक्शन ये है कि ये कैल्शियम लेवल को जो है वो लो करेगा। अब T4 को हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं, जिस तरह हमने पहले बात की कि T4 जो है उसको हम T3 और RT3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वजह से हमारे पास 90% ऑफ टोटल सिक्रीशन जो होती है वो T4 से होती है, और जो T3 होता है ये 9 to 10% जो है सिर्फ सिक्रीट होता है। तो सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे सेल्स के अंदर हमारे पास फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, उनके अंदर थायरोग्लोबुलिन होता है, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं। तो ये बेसिकली ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इन पर जो हमारे पास टीएसएच है तो ये इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और इन फॉलिक्यूलर सेल्स से हमारे पास T3 और T4 हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। अब इनका एक्शंस क्या है बीएमआर रेट पर, ये बीएमआर रेट को जो है वो इंक्रीज करेंगे, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस और लंग्स के अलावा ये जो है बीएमआर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं सिवाय इन ऑर्गन्स के। इसके साथ साथ जो है ये बीएमआर रेट को किस प्रोसेस के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशंस को जो है ये इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से जो बीएमआर रेट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने को भी ये यानी इंक्रीज करते हैं। इसी तरह ये ग्लूकोनियोजेनेसिस
इसको भी ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि इसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। इस तरह फैट मेटाबॉलिज्म पे इनका इफ़ेक्ट है। ब्लड के एक्शन यानी ये ब्लड पर भी जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें ये रेड ब्लड सेल्स को जो है वो एक्सेलरेट करता है, इनकी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ इसका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक पर भी जो है एक बहुत अहम किरदार है, क्योंकि ये एपेटाइट को इंक्रीज़ करता है, जिसके नतीजे में फूड इंटेक ज़्यादा होता है। तो जब फूड इंटेक ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये हमारे पास बीएमआर रेट को भी क्या कर लेता है, इंक्रीज़ करता है। लेकिन अगर थायरोक्सिन की हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो ये डायरिया भी काज कर सकता है, और अगर इसकी सिक्रीशन कम हो जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन भी काज कर सकते हैं। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर इसका एक्शन है। वाइटामिन्स के एब्जॉर्प्शन पे, यानी ये वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये पल्स प्रेशर को इंक्रीज कर लेता है। हाइपर डायनामिक आउटफ्लो, जो हमारे पास कार्डिक आउटफ्लो है, उसको जो है इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो है ये हमारे पास रेस्पिरेशन रेट को भी इंक्रीज करता है। इसके बाद हमारे पास कैल्सिटोनिन आता है। कैल्सिटोनिन बेसिकली पैराफोलिकुलर सेल्स यानी सी सेल्स से हमारे पास सिक्रीट होता है। इसका काम ये है कि ये जो ब्लड कैल्शियम लेवल जो है इंक्रीज हो जाए तो ये उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। किसके थ्रू, कि ये बोन सेल्स जो है उनमें कैल्शियम की स्टोरेज को जो है वो प्रमोट करता है। जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम को इनहिबिट करता है, तो वो कैल्शियम जो है वो भी किडनी से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसके ऑपोजिट में हमारे पास जो है पैराथायरॉयड हार्मोन्स काम करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो हैं ये हमारे पास जो कैल्शियम लेवल होता है उसको इंक्रीज करते हैं, यानी ये कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट काम करेंगे। तो जो कैल्सिटोनिन जो है उसने कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को जो है वो रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज किया था। तो ये एज कम्पेयर टू जो है रीनल ट्यूब्यूल्स में और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ये और भी ज़्यादा कर देगा, ताकि कैल्शियम लेवल को बढ़ा सके। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये कैल्शियम स्टोरेज को प्रमोट कर रहा था बोन सेल्स में। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये क्या करेंगे कि ये वाला जो सप्लाई होता है बोन एब्जॉर्प्शन में, ये उसको जो है वो कम कर देंगे। और अगर ये जो सोर्सेज हैं, अगर हमारे पास जो है ये भी काम ना चले, तो इसके नतीजे में जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट यानी बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसकी मदद से क्या होता है कि जो कैल्शियम होता है जो बोन्स में स्टोर हुआ होता है वो भी रिलीज हो जाता है और ब्लड में सिक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो है वो कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। यही तक थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। इसके बाद अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर इसके बाद कोई वीडियो ऐसी है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आता, तो आप मुझे वो टॉपिक सजेस्ट करें, मैं आपके लिए उसी टॉपिक पर जो है वो वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।